नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। साल का पहला दिन, 2025 का पहला दिन। सबसे पहले तो द न्यूज लॉन्चर की तरफ से आपको सपरिवार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल का पहला दिन भले ही हो, लेकिन राजनीतिक रस्साकसी या राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक घमासान लगातार जारी है और इसके 2025 में भी लगातार जारी रहने की पूरी संभावना है। तो मैं आपके सामने वो खबर लेकर आया हूं जो 2024 की सबसे बड़ी खबर बनी थी और वो खबर भी लेकर आया हूं, वो संभावनाएं भी लेकर आया हूं जो 2025 यानी इस साल सबसे बड़ी खबर बनने जा रही है। 2024 का साल आप और हम किस लिए याद रखेंगे? 2024 का साल इसलिए याद रखा जाएगा कि हिंदुत्व की जो लहर थी या हिंदुत्व का जो राजनीतिक एजेंडा था, उसकी राजनीतिक हद एक तरह से 2024 में भारत के समझदार मतदाताओं ने, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित तमाम धर्म के लोग शामिल है। 2024 का लोकसभा चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदुत्व, सांप्रदायिक हिंदुत्व का मुद्दा लगातार जोर शोर से उठाए जाने के बावजूद हिंदुस्तान की जनता ने समझदारी से मतदान किया और जो विजय के रथ के घोड़े पर सवार थे, जो 300 से ऊपर उससे पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत चुके थे और अब 400 पार की बात कर रहे थे, उनको 240 पर रोककर उनकी हैसियत बता दी। उनको ये बता दिया कि अगर आप हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, हिंदू धार्मिक रूप से हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे, देश का समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन इससे बौखलाए हुए नरेंद्र मोदी ने अब अपने ही राजनीतिक गुरु या यूं कहा जाए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा को ताकत मिलती रही है, जिसके ताकत के सहारे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसके ताकत के सहारे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भाजपा का झंडा लहराया, जिसके ताकत के सहारे नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक तरह से 2024 के आखिरी दिनों में मोर्चा खोल दिया है और 2025 में नरेंद्र मोदी बनाम मोहन भागवत की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लड़ाई और ज्यादा जोर शोर से होने वाली है और फैसला एक बार फिर से देश के भगवान यानी देश के मतदाताओं को करना है, हमें और आपको करना है। और बतौर पत्रकार मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी, इस देश के तमाम मतदाता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारत की सनातनी परंपरा के पक्ष में मतदान करेंगे और सांप्रदायिक रूप से लड़ाने की कोशिश करने वाले लोगों, राजनीतिक दलों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा मारेंगे, जनादेश का तमाचा मारेंगे। कैसे शुरुआत हुई थी 2024 की दोस्तों? इसको याद करना बहुत जरूरी है। 2024 की शुरुआत नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा ने कैसे की थी? राम मंदिर के उद्घाटन का भव्य समारोह। मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उत्पन्न किए गए, पैदा किए गए, जन्म दिए गए विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिस राम मंदिर आंदोलन को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा तक निकाली थी, उस समय उनका चुनावी एजेंडा क्या था? पढ़ लीजिएगा एक बार। लोगों के साथ साथ भाजपा के नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। लेकिन 2024 की शुरुआत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम मंदिर भव्य बने बिना, राम मंदिर पूरी तरह से बने बिना नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के उद्घाटन का एक भव्य समारोह आयोजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, मंदिर भव्य नहीं बन पाया था उनसे, लेकिन समारोह उन्होंने भव्य बना दिया। तमाम नेताओं को, राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया, बॉलीवुड के स्टार वहां नजर आ रहे होंगे, देश के बड़े बड़े उद्योगपति और खिलाड़ी वहां नजर आ रहे होंगे, सेलिब्रिटी नजर आ रहे होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रिटी वाला उसको कार्यक्रम बना दिया। विरोधी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया। मकसद सिर्फ एक ही था, जो मकसद था
उसे हम और आप दोनों ही जानते हैं, क्योंकि उसके कुछ महीनों बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला था और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा को लगा कि राम मंदिर आंदोलन के उद्घाटन के बाद अगर वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, तो जनता उनको हाथों हाथ लेगी, देश की बड़ी हिंदू आबादी उनको हाथों हाथ लेगी और इसलिए राम मंदिर का पूरी तरह से निर्माण हुए बिना, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुए बिना, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाए बिना उन्होंने एक भव्य समारोह करवा दिया, जो चुनावी समारोह ज्यादा बना। लेकिन मैंने क्यों कहा कि देश की जनता बहुत समझदार है, देश के मतदाता बहुत समझदार समझदार है। समय समय पर इस देश के मतदाताओं ने दिखा दिया कि जो भी नेता उनको यानी देश के लोगों को, मतदाताओं को अपनी राजनीति का खिलौना समझते हैं, अपना हथियार समझते हैं, जनता उनको सबक सिखाती है। भव्य राम मंदिर नहीं, भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के रथ पर सवार होकर भाजपा ने बहुत ही गर्व के अंदाज में कहा था, दोस्तों अब की बार 400 पार, यानी 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का एजेंडा रखते हुए, सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, भाजपा को और खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये समझ आने लगा कि 400 सीटें जीत पाना तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने फिर बड़ी सफाई से शब्दों की बाजीगरी की और उन्होंने कहा कि नहीं, भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। लेकिन देश के मतदाताओं ने न भाजपा को 370 पे पहुंचने दिया, न एनडीए गठबंधन को 400 पार जाने। और जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर 303 लोकसभा सीटें जीत कर लाई थी, एनडीए गठबंधन के साथ जिस भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 350 को भी क्रॉस कर गया था, 353 को भी क्रॉस कर गया था, उस भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुत्व के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी को, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी को और राम मंदिर उद्घाटन का श्रेय, और ये कहने वाले कि जो राम को लाए हैं, बताइए, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा है, ये तक कहते नजर आने लगे कि राम को तो हम लेके आए हैं। तो राम को लाने का दावा करने वाले लोग 400 पार का नारा लेकर चुनाव में उतरे और जनता ने उससे पहले जब चुनाव में 303 सीट अकेले भाजपा को दी थी, उसको 240 पर लाकर रोक दिया। राम को लाने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को इस देश के समझदार मतदाताओं ने 2019 के 303 सीटों के मुकाबले 2024 में 240 सीटों पर रोक दिया, यानी 63 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में भारत की जनता ने दिया। और इससे भी बड़ी बात ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में, अपने पूरे राजनीतिक करियर में, अपने 23 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर में नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा, पहली बार वो अपने राजनीतिक करियर में एक अल्पमत की सरकार चल ना तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अल्पमत की सरकार चलाई, ना तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अल्पमत की सरकार चलाई। पहली बार नरेंद्र मोदी को इस देश के मतदाताओं ने सबक सिखा दिया और 240 पर आकर अटक गए, लटक गए और अब वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, जो दो खंभों पर, दो पहियों पर टिकी हुई है, यानी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के बल पर और नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा सांसदों के बल पर। तो इस तरह का सबक जनता ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताया। 2024 में जनता ने खासतौर से महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ व्यवहार किया गया, उड़ीसा में जिस तरह से नवीन पटनायक को आखिरी समय तक गठबंधन के बुलावे में रखा गया, तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को एक बार फिर से उजागर कर दिया और इतना बड़ा उजागर कर दिया कि उनके एक और सहयोगी नीतीश कुमार इतना डर गए कि वो पाला बदलने की बात करने लगे, खेला खेलने की बात करने लगे। पार्टी को बचाने के लिए एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि वो लालू यादव के साथ जा सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल दोस्तों,
2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरह से यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से नाराज है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए काम किया। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार के और घमंड के इतने बड़े रथ पर सवार थी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी बयान दे दिया कि भाजपा अब इतनी मजबूत है, खुद से चुनाव लड़ने में सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ध्यान रखिए कि जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इजाजत के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो जरूर है लेकिन एक फैसला नहीं कर सकते। तो जेपी नड्डा का यह बयान नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बयान माना गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी हैसियत एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिखा दी, 240 पर रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझने लगे। सरकार तो उन्होंने ये प्रकरण बना ली, किसी तरह से सरकार तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उसके बाद वो मौका ढूंढने लगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बदला निकालने का। उसके बाद वो मौका ढूंढने लगे आरएसएस के मुखिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत से हिसाब किताब बराबर करने का। और वो मौका मोहन भागवत ने तब दे दिया जब वो ये बयान देते हुए नजर आए कि अब इस देश के लोगों को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। जब मोहन भागवत ये बयान देते हुए नजर आए कि इस देश में कुछ नेता मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहते हैं, जब उन्होंने ये कहा तो इशारा उनका सीधे तौर पर उन नेताओं की तरफ था जो एक जमाने में मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर बड़े नेता बन चुके हैं, देश के लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक। और यही मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा को, और उन्होंने अपने तमाम टूल किट को एक तरह से उतार दिया मोहन भागवत के खिलाफ। अब सोचिए, कोई सोच सकता था एक जमाने में कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा किए गए टूल किट मोहन भागवत को हिंदुत्व सिखाते नजर आएंगे, मोहन भागवत के बयान की आलोचना करते हुए नजर आएंगे? कोई ये सोच सकता था कि जो साधु संत समाज के लोग आरएसएस के निर्देश पर, आरएसएस के दिशा निर्देश पर राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया करते थे, राम मंदिर के लिए देश में माहौल बनाया करते थे, हिंदुत्व की बात किया करते थे, उसी साधु संत समाज से जुड़े लोग आरएसएस के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बयान की आलोचना करते हुए नजर आएंगे, ये कहते हुए नजर आएंगे कि मोहन भागवत हिंदुओं के ठेकेदार थोड़ी है, या मोहन भागवत को हमने हिंदुओं का नेता थोड़ी माना है। लेकिन ये दौर भी इस देश ने देखा, हालत यहां तक खराब हो गई कि व्यापारी रामदेव जिनको लोग और खुद अपने आप को स्वामी रामदेव कहलवाना पसंद है, वो भी मोहन भागवत के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान कहते हुए नजर आए, उनका व्यक्तिगत बयान बताते हुए नजर आए। और इससे भी बड़ी बात ये हो गई कि आरएसएस के मुखपत्र ने ही मोहन भागवत के बयान पर, मोहन भागवत के अस्तित्व पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। अंग्रेजी वाले आरएसएस के मुखपत्र यानी ऑर्गेनाइजर ने बकायदा लेख लिखकर मोहन भागवत के बयान को सिरे से खारिज कर दिया, मोहन भागवत के बयान की धज्जियां उड़ा दी। अब सोचिए, इस पूरे बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी के क्या मायने हैं। एक दौर हमने वो भी देखा था कि जब कांग्रेस या राहुल गांधी या कोई भी विपक्षी नेता मोहन भागवत या आरएसएस को लेकर बयान दिया करते थे, पूरी की पूरी भाजपा की ब्रिगेड मैदान में उतर जाती थी आरएसएस की और मोहन भागवत की रक्षा करने के लिए, राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोलने के लिए। यहाँ साधु संत मोहन भागवत के बयान की आलोचना कर रहे हैं, टीवी डिबेट में बैठने वाले पैनलिस्ट मोहन भागवत के बयान की आलोचना कर रहे हैं, व्यापारी रामदेव तक मोहन भागवत के बयान की आलोचना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा किए गए सोशल मीडिया के पोस्टवीर, बयानवीर और टूल किट तक मोहन भागवत को हिंदुत्व सिखा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात सोचिए कि आरएसएस का अपना मुखपत्र अंग्रेजी वाला ऑर्गेनाइजर भी मोहन भागवत के बयान की आलोचना करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये किसी बड़े आदमी के समर्थन के बिना संभव हो सकता है? और वो बड़ा आदमी तो वही होगा जिनको मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से नुकसान हुआ, यानी 240 पर आकर अटक जाना पड़ा, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी को जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर यह बयान दे चुके हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं खत्म हो गई, पलटवार तो होगा। आरएसएस के अंग्रेजी वाले मुखपत्र ने, ऑर्गेनाइजर ने
मोहन भागवत के बयान की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन आरएसएस के हिंदी वाले मुखपत्र ने, यानी 5 जन ने, ऑर्गेनाइजर ने मोहन भागवत के बयान के धज्जियां उड़ाई, लेकिन आरएसएस के हिंदी वाले मुखपत्र 5 जन ने मोहन भागवत के बयान को सराहा, मोहन भागवत के बयान को सही बताया, मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान को सही बताया, मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान को सही बताया। यानी अंग्रेजी वाला मुखपत्र तो मोहन भागवत के खिलाफ है, हिंदी वाला मुखपत्र 5 जन मोहन भागवत के साथ। 2024 के आखिरी दिनों में ये शुरू हुई लड़ाई 2025 में और भी ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आएगी। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि 2024 ने नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया और भड़के हुए मोदी ने भागवत के खिलाफ ही 2024 के आखिरी दिनों में मोर्चा खोल दिया। अब 2025 आ चुका है और 2025 में ये लड़ाई, यानी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की लड़ाई, यानी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लड़ाई और ज्यादा जोर पकड़ेगी। 2025 से डिसाइड करने वाला वर्ष होगा कि क्या जिस तरह का कट्टरपंथ इस देश के, इस दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों को और इस देश के मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को अपनी चपेट में ले चुका है, क्या उस तरह का कट्टरपंथ अब हिंदू धर्म के भी बड़े लोगों को अपनी चपेट में लेगा या नहीं लेगा? ये फैसला इस देश के हिंदुओं को करना है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की लड़ाई में जो जीतेगा, उससे एक बात साबित हो जाएगी कि ये देश कट्टरपंथी हिंदूवादी देश बनने को तैयार है या नहीं है, या यह देश सांप्रदायिक राजनीति को सिरे से खारिज करता हुआ एक धर्मनिरपेक्ष सनातनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए तैयार है या नहीं। ये मोदी वर्सेस मोहन भागवत की लड़ाई में साबित हो जाएगी। और जब मैं ये कहता हूं मोदी वर्सेस मोहन भागवत की लड़ाई, तो ये मान के चलिए कि मोदी से ज्यादा वो अमित शाह वर्सेस मोहन भागवत की लड़ाई मानी जाएगी, क्योंकि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरह से हाकना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तो सेफ एग्जिट चाहते हैं, सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले को लेकर भी वो तैयार हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा के टूल किट ने, जिस तरह से भाजपा के लोगों ने मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, संघ के अंग्रेजी वाले मुखपत्र को मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर कर दिया है, उससे ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अमित शाह वाली भाजपा अब भाजपा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। इस महीने के अंत तक भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी फैसला होना है। तो पहली जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस भागवत वाली लड़ाई, बीजेपी वर्सेस आरएसएस वाली लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लड़ाई में जो पहला मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। किसका अध्यक्ष बनता है, कौन अध्यक्ष बनता है और वो अध्यक्ष बनने के बाद क्या करता है। लेकिन एक बात तय मानकर चलिए कि 2025 में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये लड़ाई की आग और ज्यादा भड़कने वाली है और फैसला इस देश की बहुसंख्यक आबादी, इस देश के हिंदुओं और खास तौर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं, जो नरेंद्र मोदी के आभा मंडल से विचलित नहीं होते, जो भारतीय जनता पार्टी के आभा मंडल से विचलित नहीं होते, और खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन स्वयंसेवकों का, उन कार्यकर्ताओं का जो आज भी लाखों रुपए की घड़ी नहीं पहनते, लाखों रुपए का चश्मा नहीं पहनते, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सपना है, सशक्त भारत का, विश्व गुरु भारत बनाने का। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये 2025 का जो नया साल आज से शुरू हो रहा है, वह नया साल यह तय करेगा। जाते जाते एक बार फिर से मैं न्यूज लॉन्चर के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।